Okay, so let's complete today's lecture. So what we have done so far is we are considering case number one, where we have considered that medium two is some kind of dielectric media, is a lossless dielectric media. And we are looking at the power conservation. So मीडियम वन के लिए हमने फाइंड कर लिया है कि एस वन की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, पॉइंटिंग वेक्टर E naught magnitude square divided by eta naught into 1 minus gamma magnitude square plus J2 gamma sine 2k naught z. ठीक, इसको मैं equation 1 कह देता हूँ. This is for z less than 0. Similarly, now we can find out कि z greater than 0 इस region में power कितनी होगी. So mathematically we will call it S2, E2 cross product with H2 conjugate. Now in our case, E2 is basically ET, इसको हम transmitted wave कह रहे हैं, और H2 की जगह हम क्या लिखेंगे, HT conjugate. Now lossless dielectric media को already हम quantify कर चुके हैं. So EI, ER, ET, HI, HR और HT, इन सब के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख चुके हैं. ठीक है. सो मे बी जो आज का पार्ट टू था लेक्चर का, उसको अगर आप देख लेंगे, वहां पे आप देख लेंगे कि इन सब की एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं. ठीक है. सो ऑल यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट करना है आपने. ठीक है. सो अगेन S2 भी आपके पास z डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ET x डायरेक्शन में है, HT y डायरेक्शन में है, तो x क्रॉस y से जो वेक्टर बनेगा इट विल बी इन द z डायरेक्शन. ठीक है. और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप, जिस तरह मैंने कहा कि आप खुद इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे, यू विल एंड अप विथ something like this, 1 minus reflection coefficient square. तो ये आपके पास 2 आ जाएगा. So all you need to do now is कि ये जो S1 आपने फाइंड किया इसके इक्वल है, और S2 हमने फाइंड कर लिया है इसके. पावर कंजर्वेशन के लिए हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट कि एट z इक्वल टू 0, जो कि हमारी बाउंड्री है, S1 किसके बराबर है और S2 किसके बराबर. अगर पावर कंजर्वेशन होगी तो ये दोनों से आंसर सेम है, और आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. S1 when it is evaluated at z equal to 0, so all of the terms are constant, सिर्फ ये टर्म है जो कि z पे डिपेंड करती है. तो z को 0 पुट करने से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है और आपके पास सिंपली है. S2 को अगर आप देखें, S2 में देयर इज नो टर्म दैट डिपेंड्स ऑन z, तो अगर हम इसमें z 0 पुट भी करें तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और इसको अगर आप चेक कर लें तो ये इसके बराबर. It is the same thing as this one. So it proves कि at z equal to 0, S1 S2 के बराबर आएगा, which fulfills the requirement कि at boundary power is conserved. Power is conserved at boundary. Similarly, case 2 देख लेते हैं. Medium 2 is good conductor. So अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिचुएशन इस तरह की है कि ये हमारे पास फ्री स्पेस मीडिया, this free space media exists for this region, और यहाँ पे हमारे पास गुड कंडक्टर है. तो बाउंड्री की राइट साइड पे हमारे पास गुड कंडक्टर है.
तो गुड कंडक्टर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि गुड कंडक्टर हम किस मीडियम को कहते हैं जिसमें कंडक्शन करंट डेंसिटी इज ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमने एक फाइंड किया था कि गुड कंडक्टर मींस दैट कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक, और इसके बेस पे फिर हमने फाइंड किया था कि ये अजम्पशन अगर हम पुट करें तो मीडियम 2 का जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है इसको हमने फाइंड किया था कि अल्फा प्लस जी बीटा किसके बराबर आया था, इट वाज 1 प्लस जे इनटू ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 200। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मीडियम 2 की क्वांटिफिकेशन कर रहा हूँ कि गुड कंडक्टर के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट इसके बराबर होगा, विच मीन्स के अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं गुड कंडक्टर के लिए और उनकी मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। और इसके बाद हमने ये भी किया था कि प्रोपगेशन कांस्टेंट को हमने स्किन डेप्थ के साथ भी रिलेट किया था कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस जे डिवाइडेड बाय 1 ओवर स्किन डेप्थ, वेयर स्किन डेप्थ हमने फाइंड किया था किसके बराबर था 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू सिग्मा अंडर द रूट। और दूसरा हमने ईटा भी फाइंड किया था कि गुड कंडक्टर के लिए ईटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ईटा विल बी इक्वल टू आइदर दिस थिंग 1 प्लस जे मेगा म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस जे डिवाइडेड बाय 1 ओवर सिग्मा इंटू स्किन डेप्थ। तो ये सारी इक्वेशंस हम पहले भी लिख चुके हैं, मैंने सिर्फ इसको दोबारा से आपके लिए लिख दिया। ठीक हो गया। सो these are important parameters of good conductor. The point is कि अब आपके पास केस नंबर 1 के मुकाबले में अब क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर जो है वो लॉसी मीडियम में आता है। ठीक है, इसमें प्रोपगेशन कांस्टेंट का रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड वेव होगी, ट्रांसमिटेड वेव के लिए जब आप लिखेंगे तो आप वहां पे लिखेंगे ई पावर माइनस गैमा जेड। ठीक, तो अब मैं इसके लिए पावर कंजर्वेशन की हम बात कर लेते हैं कि अगर हम फाइंड करें पावर कंजर्वेशन इस सेकेंड केस के लिए, सो इट डजेंट मैटर कि मीडियम 1 क्या है मीडियम 2 क्या है, बाउंड्री पे पावर हमेशा कंजर्व होगी। तो उसी तरीके से आप क्या करें कि पहले z लेस देन 0 रीजन के लिए फाइंड करें कि पॉइंटिंग वेक्टर किसके बराबर आता है। सो मैं इसको अगेन s1 कह देता हूँ। तो s1 को उसी तरीके से आप फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको एवेल्युएट करेंगे क्योंकि बाउंड्री पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप S1 की इक्वेशन निकालें और उसमें z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, इस केस में आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ये होगा। ये आपके पास S1 आ गया। ठीक है, before I continue my lecture, let me share the attendance link with you. So chat window में मैंने attendance link आपके साथ share कर दी है, तो you people can mark your attendance for today's lecture. So power conservation S1 at Z equal to 0 जब evaluate करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और फिर जब आप Z ग्रेटर देन 0 रीजन की तरफ आएंगे जहाँ पे गुड कंडक्टर है हमारे पास, इस केस में जो पावर होगी सॉरी पॉइंटिंग वेक्टर होगा S2, मैं इसमें इसकी पहले जनरल एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक अनदर स्टेटमेंट। तो ये आपके पास इसके बाद ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा नॉट
1 minus reflection coefficient square plus gamma minus gamma conjugate e power minus 2 alpha z. So ये आपके पास रीजन 2 में आएगी. लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. इस वक्त हम मीडियम 1 जो कि फ्री स्पेस मीडिया है और मीडियम 2 जो हमारे पास गुड कंडक्टर है, इस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो someone is telling me कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है अटेंडेंस लिंक में. सर हमारा भी आ रहा है सर, नहीं हो रहा है सर. नहीं हो रहा. जी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं को आप में से कोई इसको अटेंडेंस को सक्सेसफुली मार्क कर चुका है कि नहीं कर चुका? सर वो बंद नहीं हो रहा. नहीं हो रहा सर. नो सर. नहीं हो रहा था. नहीं हो रहा था. ओके, just give me 1 minute. I don't know. There is some problem with Google server, I think. So lecture को continue करते हैं. Lecture के end पे फिर मैं इसको आपको maybe 5-10 minutes दे दूंगा to mark your attendance. ठीक है? ओके सर. इस दौरान में आप ट्राई करते रहें. अगर हो गया तो फिर मुझे बता दें. ठीक है? क्योंकि I have checked it before generating the link, but I don't know right now it's not working due to some reason. यस सर, नहीं कर रहा, गूगल नहीं कर रहा सर काम.
गूगल पे आपकी साइड पे भी मसला आ रहा है, कोई गूगल सर्वर यस पे सर, कोई मसला आ गया है मेरे ख्याल में ना। यस सर, मेरा आ रहा है सर। ओके, चलें, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप दोबारा से इसको ट्राई कर लेंगे, हो सकता है उस वक्त ये मसला हल हो जाए, ठीक है। सही है सर, ओके, सही है सर। okay, so we were at this point, so the point I was trying to make is कि अगर हम मीडियम 2 की बात कर रहे हैं तो मीडियम 2 क्योंकि अब गुड कंडक्टर है और क्योंकि वो लॉसी मीडिया है, सो कैन यू सी कि इस एक्सप्रेशन में जो मैंने पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड किया है इस रीजन के लिए, इसमें आपको ये नजर आ रहा है e⁻⁻2 अल्फा जेड, विच इज एन इंडिकेशन कि मीडियम 2 में जब यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मीडियम 2 में इंटर होगी, तो क्योंकि ये लॉसी मीडियम है तो सिग्नल जो है एटेन्यूएट होगा, एक्सपोनेंशियली इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो वो आपको मैथमेटिकली भी इस टर्म की वजह से नजर आ रहा है, ठीक होगा। अब अगर इसको हम अगेन वही काम करें पावर कंजर्वेशन के लिए, अगर मैं देखूं कि z इक्वल टू 0 पे s1 किसके बराबर है, तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि मैंने जो एक्सप्रेशन लिखी है वो ऑलरेडी इसमें z0 पुट किया हुआ है, और इसको चेक करें कि S2 को जब आप z इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो अगर आप z0 पुट करेंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग व्हिच इज एग्जैक्टली दिस। इसका मतलब है कि अगेन S1 S2 के बराबर आ गया, सो पावर इज कंजर्व्ड। सो इररिस्पेक्टिव कि मीडियम 1 में क्या हो रहा है और मीडियम 2 पे क्या हो रहा है, जब आप बाउंड्री पे जब भी एवेल्युएट करेंगे इस रीजन की फील्ड्स को और इस रीजन की फील्ड्स को, हमेशा आपके पास आंसर सेम आएगा। दैट इज द proof कि at the boundary between any media the power will always be conserved, which means pointing vector in medium 1 and pointing vector in medium 2 when they were evaluated at z equal to 0 हमेशा ये आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड थर्ड केस, कि अगर हमारे पास सिचुएशन ये हो, आइडियल सिचुएशन है लेकिन फिर भी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास मीडियम 2 परफेक्ट कंडक्टर, medium 2 is perfect conductor। सो परफेक्ट कंडक्टर को भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर हम एक कंडक्टर को परफेक्ट कह रहे होते हैं इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है। एंड बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं कि इसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट कितना होगा, अटेन्यूएशन कांस्टेंट भी इसका इनफाइनाइट हो जाएगा because losses are so much कि attenuation constant will be a very very large number, so attenuation constant भी हम बता सकते हैं कि ये भी बड़ा ज्यादा होगा, as well as इस मीडियम की जो इम्पिडेंस होगी वो 0 के बराबर होगी, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। और इसकी हम स्किन डेप्थ के बारे में बता सकते हैं कि स्किन डेप्थ इसकी 0 होगी, क्योंकि इफ यू रिमेंबर स्किन डेप्थ को हमने कैसे डिफाइन किया था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव अंटिल इट्स एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड बाय 36.8%। अब क्योंकि गुड परफेक्ट कंडक्टर तो इतना लॉसी है कि वेव उसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती, so वेव कैन नॉट ट्रेवल एनी डिस्टेंस इनटू अ परफेक्ट कंडक्टर, तो दैट इज द रीजन कि स्किन डेप्थ जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बिहेवियर है, दैट इज इंटरेस्टिंग बिहेवियर, जिसको मैं यहाँ ग्राफ फिगर से शो कर रहा हूँ कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये मीडियम 1 है, ये आपके पास मीडियम 2 है, और इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये परफेक्ट कंडक्टर है। मीडियम 1 जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगेन फ्री स्पेस मीडिया से वेव आ रही है, ये फ्री स्पेस मीडिया, ये हमारी बाउंड्री है। सो अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम अब भी यही है कि ये z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो डायरेक्शन x एक्सिस है, तो z ग्रेटर देन 0 रीजन है और ये z लेस देन 0 रीजन है। सो यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर। सो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आएगी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर हम देखें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हमने जब डिफाइन किया था वो बराबर था eta2 माइनस eta1 eta2 प्लस eta1।
इसमें ईटा 2 जो है वो मीडियम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मीडियम 2। तो मीडियम 2 की अगर आप देखें ये ईटा 2 है जो कि 0 के बराबर है, तो ईटा 2 0 हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना हो गया, -1, ठीक हो गया। और अगर हम ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को देखें, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ, दे लुक लाइक, सो ये रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है, ये ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की जनरल एक्सप्रेशन क्या थी, 2 टाइम्स ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 2 प्लस ईटा 1। अब क्योंकि ईटा 2 0 के बराबर है, ईटा 2 जब 0 हो गया इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 0 हो गया। So now we have a very interesting situation that इस केस में, केस नंबर 3 में हमने क्या फाइंड किया कि यहाँ पे जो बाउंड्री है इसके लिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू -1 है और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 0, विच मेक सेंस क्योंकि परफेक्ट कंडक्टर है, वेव यहाँ पे एंटर ही नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ट्रांसमिटेड वेव की वैल्यू 0 होगी, देयर विल बी नो ट्रांसमिटेड वेव। क्यों ट्रांसमिटेड वेव 0 है, क्योंकि ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 0 है, नथिंग इज ट्रांसमिटेड, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट -1 के बराबर है, विच मीन्स कि जितनी इंसिडेंट वेव यहाँ से आ रही थी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई। सॉरी इसको मैं रिफ्लेक्टेड वेव कहना चाह रहा था, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट -1 का मतलब है कि ऑल ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड। सो इट मीन्स कि इस सिचुएशन में वी हैव नथिंग इन दिस रीजन, एवरीथिंग इज इन दिस रीजन। और इसका मतलब है कि अगर हमें पावर फाइंड करना चाहूँ, अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, we are interested in finding out so I will say for z less than 0 region, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 that will be equal to EI plus ER, where EI is the incident electric field and ER is the reflected। इनको अगर आप ऐड देखें कि हमारे पास, मैं यहाँ पे जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस, अगर आप इसको फिर चेक भी कर लें, जो पार्ट 2 का लेक्चर आज का है उसमें आप देख लें कि हमने EI की एक्सप्रेशन लिखी थी कि EI इसके बराबर E नॉट e raised to power -j k नॉट z, और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा था इट इज आल्सो x एंड देन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद E नॉट, और ये आपके पास क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव है तो नेगेटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्योंकि वी नो कि इस वक्त हम जिस केस को सॉल्व कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 के बराबर है, ठीक हो गया। सो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है हमारे पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू -1। सो मैं इसको लिख रहा हूँ, इंसिडेंट को मैं लिख रहा हूँ E नॉट e पावर -j k नॉट z, और ER की जगह जहाँ -1 आ जाएगा सो ये हो जाएगा -x डायरेक्शन में E नॉट e प्लस j k नॉट z। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 1 में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को जब आप ऐड करेंगे मैथमेटिकली ये होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये और ये हम ऐड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑयलर्स रिलेशनशिप। तो फाइनल इसको मैं लिखूंगा कि E1 मैथमेटिकली में लिख सकते हैं -x 2j E नॉट साइन k नॉट z। और इसी तरीके से आप H1 को भी देख लेंगे। H1 को आप कैसे फाइंड करेंगे, HI प्लस HR, और इसी रिजल्ट को यूज करके आप देख लेंगे कि H1 को भी आप इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, y डायरेक्शन में है, और 2 डिवाइडेड बाय ईटा नॉट E नॉट साइन, not sine, sorry, it's going to be cos k naught z। Now, what is the important conclusion that we can
make about these two results. एक तो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है कि E1 जो है वो साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है और जो H1 है ये कोसाइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बाउंड्री बना लेता हूँ ताकि उसकी रेफरेंस से, ये हमारी बाउंड्री है और इस साइड पे हमारे पास परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस है। सो इस रीजन में तो जिस तरह हमने चेक कर लिया कि देयर आर नो फील्ड्स, यहाँ पे तो ET HT ये दोनों जीरो के बराबर है। ठीक हो गया, ये दोनों जीरो के बराबर। सो एवरीथिंग इज इन दिस रीजन जिसको हम Z लेस देन जीरो रीजन की बात करें। ठीक हो गया। जब आप E1 अगर फाइंड करना चाहें कि Z इक्वल टू जीरो पे E कितना होगा तो Z को जीरो पुट करें, साइन ऑफ जीरो विच इज जीरो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप इफ यू मेजर फील्ड एट दिस पॉइंट तो जीरो होगा, विच मेक सेंस क्योंकि ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि अगर आप परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे हमेशा जीरो होगी। बाउंड्री कंडीशन से भी हमें पता है कि N क्रॉस E इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो और इससे भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप Z को जीरो के अलावा कोई वैल्यू देंगे तो इसकी जो बिहेवियर है साइन फंक्शन के हिसाब से चेंज होगी। इसका मतलब है कि अगर आप इसको विजुलाइज करें, मैं इसको ये लाइन भी बना देता हूँ। इसका मतलब है कि विजुलाइज अगर आप करें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 इसका बिहेवियर इस तरह का होगा, यहाँ पे जीरो होगा फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक हो गया, और फिर ये इस तरह नेगेटिव होगा, तो ये साइन फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा होगा E1। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें इसका बिहेवियर कॉस को फॉलो कर, इसका मतलब है कि अगर Z इक्वल टू जीरो पे देखेंगे यहाँ पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाएंगे तो ये आपके पास जीरो होती जाएगी अकॉर्डिंग टू कोसाइन फंक्शन। यहाँ पे आपके पास फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये फिर जीरो हो जाएगी। तो ये जो मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, जो ब्लू मैंने ड्रॉ की है ये मैग्नेटिक फील्ड H1 है और ये जो रेड मैंने प्लॉट किया है ये आपको E1 का बिहेवियर मैंने बता दिया बाउंड्री के साइड पे। तो फ्री स्पेस में आपके पास इस तरह का बिहेवियर बन जाएगा। ठीक होगा। इसे व्हेनेवर यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। So this is something new terminology for you, but in microwave engineering you will find out कि हम standing wave terminology बहुत दफा यूज करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स टर्मिनोलॉजी का या इसका कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक तरफ तो ट्रैवलिंग वेव थी, अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव की। ट्रैवलिंग वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इट इज ट्रैवलिंग। सो अगर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर दूं और इस पॉइंट से कोई ट्रैवलिंग वेव पास हो तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि वेव का एम्पलीट्यूड कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा, सो इट इज चेंजिंग। लेकिन अगर इसी पॉइंट से कोई स्टैंडिंग वेव गुजर रही होगी तो अगर इस जगह पे किसी भी इस जगह पे अगर मिनिमम है, सो टाइम गुजरने के साथ भी यहाँ पे हमेशा मिनिमम ही होगा, वो मिनिमम अपनी जगह पे मिनिमम रहेगा। और अगर कोई और पॉइंट है जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम होगा। तो दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। और ये स्टैंडिंग वेव्स क्यों बन गई हैं वो भी हमारे पास क्लियर है कि व्हाट हैज हैपेंड के यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर था, यहाँ से इंसिडेंट वेव आ रही थी और यहाँ से सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ से इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इंटरफेयर विद वन अनदर। तो किसी जगह पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, किसी जगह पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और जिस जगह पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे आपको मिनिमम मिल जाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड स्टैंडिंग वेव्स और इस कंसेप्ट को हम लेटर ऑन कोर्स में भी यूज करेंगे। ठीक है। अगेन इस केस में भी आप अगर पावर फाइंड करना चाहते हैं कि इस रीजन में कितनी पावर होगी, ये तो ऑब्वियस है कि इस रीजन में कोई भी पावर नहीं है, सो वी नो कि S2 तो जीरो के बराबर है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड कि ये इस रीजन में कितनी पावर है, सो यू कैन फाइंड आउट द पॉइंटिंग वेक्टर S1 को आप फाइंड कर लेंगे
which will be equal to E1 cross product with H1 conjugate. So E1 की expression भी मैंने आपके सामने लिखी हुई है, H1 भी आपको पता है, यहाँ पे आपने simply यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. So S1 आपके पास आ जाएगा, और क्योंकि ये माइनस z डायरेक्शन में, सो माइनस z है, और आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, और साथ में ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पावर है, j आ जाएगा, और आपके पास ई नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर होगा, साइन k नॉट z होगा, और cos k नॉट z आ जाएगा. दिस इज समथिंग ये जो आपने खुद वेरीफाई करना है, ठीक है. मैंने इसको अज्यूम करते हुए कि इट्स ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये एक्सप्रेशन है, E1 भी आपको पता है, H1 भी पता है, तो सिंपली आई अज्यूम कि एटलीस्ट आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फाइनल रिजल्ट ही आएगा. ठीक हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मल इंसिडेंस केस, जिसमें मैंने फर्दर उसको 3 डिफरेंट केसेस में देख लिया कि अगर प्लेन वेव नॉर्मल इंसिडेंस हो, और मीडियम टू लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक हो, गुड कंडक्टर हो, परफेक्ट कंडक्टर हो, तो क्या चेंज आएगा. ठीक है. सो that's it for today's lecture. Can anyone check the attendance link and let me know कि क्या अब भी वो काम कर रहा है कि still there is an issue. सर गूगल सर्वर डाउन है. गूगल सर्वर डाउन है. ये पूरे पाकिस्तान में डाउन हो गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हो गया है? इंटरनेशनल पे सर यूट्यूब भी डाउन है और गूगल डॉक्स भी डाउन है सर. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है. चलें, इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये लोकल इशू नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि ये लिंक क्यों काम करना छोड़ दिया इसने. सो आई थिंक द पर्पस ऑफ टेकिंग अटेंडेंस इज टू मेक श्योर कि जो बाकी जो स्टूडेंट लेक्चर अटेंड नहीं करते उनको थोड़ा सा इनकरेज करना है. लेकिन चलें, आज के लेक्चर के लिए अब कोई और वो नहीं है मेरे पास कि मैं इसको करूं. So I will assume that all students of section B were present today. Okay. Any question? ये कोई question अगर आपका है आज के lecture के हवाले से? Otherwise, I am going to end this meeting. Any question? No, sir. Okay. Thank you very much and see you next week. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz, sir.